दिल्ली निक्की मर्डर केस में आरोपी साहिल ने कबूल किया हत्या का जुर्म। जानकारी के मुताबिक साहिल ने निक्की के मोबाइल से सारा डेटा डिलीट किया। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। कहा, यह रूलिंग पार्टी की नाकामी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, संविधान में बदलाव से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी न्यूज के खुलासे के बाद चेतन शर्मा पर लटकी कार्रवाई की तलवार। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से मांगा है जवाब। असम महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर घमासान। सीएम हिमंता ने असम के भीमाशंकर को बताया असली। कांग्रेस बोली, अब महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग चुरा रही बीजेपी। कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिपुरा में 60 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम ने की रिकॉर्ड मतदान की अपील। वोट डालने के लिए सीएम माणिक साह बोले, शांतिपूर्ण हो मतदान। आज से दिल्ली में दिखेगी देश की जनजातीय संस्कृति की झलक। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पीएम मोदी आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। भारत में बीबीसी दफ्तरों में तीसरे दिन भी आईटी सर्वे जारी। मुंबई में सीज किए गए 3 से 4 कंप्यूटर। दिल्ली ऑफिस में कर्मचारियों के मोबाइल्स और उन्हें क्लोन भी किया गया। कानपुर हादसे पर ओवैसी का बयान। कहा, बुलडोजर पॉलिटिक्स में मां बेटी जली। भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। आईटीबीपी के 7 नए बटालियन का होगा गठन। 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया। पाकिस्तान में पेट्रोल के दामों में ऐतिहासिक इजाफा। सरकार के मिनी बजट के बाद 22 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। 272 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 280 रुपए प्रति लीटर हुआ डीजल। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपी साहिल ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस को इस केस में अहम सबूत यानी कि निक्की का मोबाइल फोन बरामद हो चुका है और जानकारी के मुताबिक साहिल ने फोन का पूरा डेटा डिलीट कर दिया था। अब पुलिस साहिल की निशानदेही पर सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। ये बड़ी अपडेट। साहिल, जिसने की अपनी लिव इन पार्टनर निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को ढाबे में ले जाकर छिपा दिया, फ्रीजर में रखा था और उसके बाद जाकर शादी कर रहा था। अब इस मामले में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पुलिस ने उसका फोन बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी साहिल ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस को इस केस में निक्की का मोबाइल फोन बरामद हो चुका है। साहिल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। आपको ये भी बता दें, अब ऐसे में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। 1 से 2 ताजा सीसीटीवी फुटेज है निक्की की जो सामने आई, जिसमें वो अपने घर की सीढ़ियां यानी फ्लैट की सीढ़ियों से चढ़ती हुई भी दिखाई दी और ये मेन डोर है जहां से वो बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो इस तरह के निशानदेही पर साहिल की इस पूरे मामले की जांच को, इसका दायरा पुलिस आगे बढ़ा रही है। हमारे सहयोगी राजू राज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, इस मामले में बेहद ये अहम सबूत जो है पुलिस जुटाने में कामयाब रही है और शायद यही वजह है कि साहिल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। निश्चित तौर पर आप बता दूं कि दिल्ली पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और उसके बाद दिल्ली पुलिस जब पूरे घटना क्रम को आज रिक्रिएट करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस को निक्की का मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें से वो तमाम जो डेटा थे, जो व्हाट्सएप चैट थे और तमाम जो फोटोग्राफ थे उसको उसने डिलीट किया और मोबाइल को अपने पास रख लिया। जब उसने डेड बॉडी को फ्रिज में छुपाया और उसके बाद मोबाइल के सिम को उसने तोड़ के फेंक दिया और मोबाइल अपने पास रख लिया। अब पूछताछ में उसने तमाम बातों को कबूला कि उसने निक्की की हत्या की और हत्या वो शादी के दबाव को लेकर हुआ। इस बीच जब दोनों के बीच में बहस हुई और इसी दौरान उसने मोबाइल के चार्जर से निक्की की हत्या की और हत्या करने के बाद उसे पता था कि अगर पुलिस को निक्की का मोबाइल फोन मिलता है तो उसे काफी अहम सबूत पुलिस के पास मिल सकते हैं। इसलिए उसने जो चैट हुए थे उन तमाम चैट को डिलीट किया, तमाम फोटोग्राफ्स को डिलीट किया और उसके बाद
चैट डिलीट करने के बाद अपने भी फोन में जो बातचीत हुई थी उसको भी उसने डिलीट किया और मोबाइल को अपने पास रख लिया। चूंकि आरोपी साहिल गहलोत 5 दिन की पुलिस रिमांड में और रिमांड के दौरान पुलिस तमाम राज को खुलवाना चाहती है और दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड में पूरे मामले की जांच की जा रही थी, फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए गए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा किया जाए ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई सके, उसी तर्ज पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। चूंकि रिमांड पर है और दिल्ली पुलिस का राजूराज, क्योंकि निक्की की बॉडी बरामद हो गई थी, तो इसमें क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द ही ये जो पूरा मामला है, ये जो केस है, ये सॉल्व हो जाएगा और जल्द ही सजा का ऐलान भी किया जाएगा साहिल के लिए? देखिए, अभी तो वो पुलिस के रिमांड पर है और निश्चित तौर पर चूंकि वो बॉडी को ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं रहा, चूंकि जिस दिन हत्या की उसी दिन उसकी शादी थी, फ्रिज में छिपाने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं मिला कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाए और इस बीच में क्राइम ब्रांच को जैसे ही जानकारी मिली, क्राइम ब्रांच मौके पे पहुंच के बॉडी को बरामद कर दिया। अगर बॉडी बरामद नहीं होती उस दिन तो निश्चित तौर पर इस केस को खुलासा करने में पुलिस को काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ता, लेकिन सबसे राहत की बात है कि वक्त रहते पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी बरामद की। बिल्कुल, इसमें पैटर्न वही था, हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश थी जैसे श्रद्धा हत्याकांड में किया गया था, लेकिन बॉडी बरामद हो गई है और साहिल के खिलाफ अहम सबूत भी मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया राजूराज पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है, जहां हादसे में यानी अतिक्रमण के दौरान जो कार्रवाई हो रही थी और इस पर जिस तरह से एक मां और बेटी की जलने से मौत हुई, अब इस पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स में मां बेटी जली। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि आप सिर्फ बर्बादी की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। कानपुर में जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मां बेटी की जल करके मौत हो गई थी, इस मामले को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश की योगी सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरने की कवायद में जुटी हैं। इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स की वजह से ही मां बेटी जली है, आप सिर्फ बर्बादी की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि ये भ्रम हत्या है और साथ ही कांग्रेस ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए थे। अब इसके बाद ओवैसी भी इस पूरे सियासी जंग में कूद पड़े हैं। उन्होंने भी कहा कि आप सिर्फ बर्बादी की बात करते हैं, जिस तरह से मां और बेटी की मौत हुई है ये बहुत दर्दनाक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की पॉलिटिक्स करने वालों ने एक मां और बेटी की जान ले ली। आपको सबक नहीं मिल रहा है। आप देश को बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते। आप सिर्फ तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। आप क्या आपको फख्र नहीं होना चाहिए, खुश होना नहीं चाहिए कि तेलंगाना प्रदेश में इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है जो ताजमहल से ऊंचा है। ताजमहल की खूबसूरती विश्व में किसी इमारत में नहीं आ सकती और एक जगह पर पूरा मिनिस्ट्रीज होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा। आप सिर्फ बर्बादी की बात करते हैं, आप जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? किसी बुलडोजर लगाएंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे। कब तक आप ये बात करेंगे? क्या हासिल होने वाला है आपको? कुछ हासिल नहीं होगा, सियासी तौर पे कुछ हासिल नहीं होगा। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी जलने से हुई मां बेटी की मौत के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर गठित इस 2 सदस्यीय टीम में कानपुर के एडीजी और कमिश्नर शामिल हैं। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में अब सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इस एसआईटी में कुल 2 सदस्य हैं, जिसमें कानपुर एडीजी, कानपुर कमिश्नर शामिल हैं। 1 हफ्ते में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और विशेष रूप से जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जाँच शुरू हो गई है और जैसे जैसे जाँच की रिपोर्ट आती जाएगी और लोग अरेस्ट होते चले। इस बीच कानपुर हादसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर परिवार का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पीड़ित परिवार का मोबाइल छीना था और गाली गलौज भी की थी। तो ऐसा थोड़ा कि बुलडोजर चल जाएगा, बिना नोटिस किया जाएगा, बिना नोटिस के चल जाएगा। यार कानून खुला है ना, रास्ता खुला है, अपना करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर हादसे से संबंधित कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक वीडियो में परिवार और पुलिस के बीच अतिक्रमण पर कार्रवाई से पहले बहस हो रही है। और
मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि एसआईटी का जो गठन है इस लिहाज से कई और ऐसे इसमें अधिकारी हैं जो दोषी पाए जाएंगे, जिन्हें दोषी करार दिया जाएगा। ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अधिकारियों की संलिप्तता वहां पर थी और जिस तरीके से वहां पर एडीएम पहुंचते हैं, थाना अध्यक्ष पहुंचते हैं, कानूनगो, लेखपाल, जिनके खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बहुत नाराजगी जताई है कि उनके प्रदेश में जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, और सीएम ने यह निर्देश पहले दिया है कि जितने भी गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाना है अगर वो अतिक्रमण कहीं किए हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको आप पहले दूसरा स्थान देंगे या फिर उसको पैसे देंगे या फिर उसको दूसरा घर देंगे, उसके बाद ही वहां से अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन बिना किसी नोटिस के जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और एक बार फिर से जो है पॉलिटिक्स चल रही है बुलडोजर को लेकर, और जो है वैसे भी कह रहे हैं कि बुलडोजर से आप सब कुछ गिरा देना चाहते हैं। एसआईटी की जांच की मांग वो कर रहे थे, तो एसआईटी का तो गठन हो गया है, 2 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें जो कमिश्नर है राजशेखर वो शामिल है, इसी के साथ एडीजी आलोक सिंह शामिल है, और 1 हफ्ते में इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और उसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम जो अधिकारी इसमें शामिल हैं जिनकी संलिप्तता इसमें थी उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। मयूर, इस मामले में कुछ स्थानीय दबंगों के साथ अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, इस बारे में क्या जानकारी है? नहीं, बिल्कुल इससे जो है हम ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। हालांकि जांच का विषय जरूर है कि कैसे एक झोपड़पट्टी को हटाने के लिए बुलडोजर चला जाता है, जबकि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ जब तक डीएम अनुमति नहीं देंगे आप कहीं भी अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर इस तरीके से नहीं चला सकते। लेकिन बुलडोजर लेकर वहां पहुंचते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर जो स्थानीय दबंग होंगे या फिर रसूखदार लोग होंगे जिनके दबाव में इस तरीके के अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पे पहुंचते हैं, और शायद जमीन पर जो कब्जा है उसको हटवाने का उनका प्रयास हो और उनका कब्जा करने का प्रयास हो। तमाम सारे सवाल है कि ये सब पहलुओं पर भी जांच जरूर होनी चाहिए कि इस तरीके से कैसे बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं, मना करने के बावजूद झोपड़पट्टी गिरा दी जाती है। 2 लोगों निश्चित तौर पर इन्हीं तमाम पहलुओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत शुक्रिया मयूर पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान को लेकर विवादित बयान जारी किया गया है। ओवैसी ने बीजेपी पर इसे लेकर निशाना साधा और कहा है यह हिंसा, हत्या, नरसंहार का आह्वान है, बीजेपी कब इस पर कार्रवाई करेगी। दरअसल कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष का जो बयान आया था उस पर ओवैसी ने पलटवार किया है और ये कहा गया है कि इस पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि टीपू सुल्तान को लेकर लंबे समय से बार पलटवार हो रहा है, सियासी आपको बता दें इस पर बयानबाजी हो रही है और कैसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस पर कार्रवाई कब करेगी। दरअसल कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम राम और हनुमान के डिवोटी हैं, हम उनके भक्त हैं, टीपू के वंशज नहीं हैं। और इसी मामले को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था ये कहा था कि क्या आप हनुमान की पूजा करते हैं या फिर टीपू की पूजा करते हैं। आइए आपको दोनों नेताओं के बयान सुनाते हैं। पहले कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष का बयान और उसके बाद ओवैसी का बयान भी सुनाते हैं। ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಆಂಜನೇಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನದವರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನವನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸೋರು। ಹಾಗಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬೇಕಾ, ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹನುಮಂತನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा, हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए, ये तो ओपन कॉल है ये। अब इस पर भी क्या एक्शन नहीं लेंगे वहां का बीजेपी की सरकार? वो खुद कह रहे हैं कि जो हम उनको मार देंगे, जान से मार देंगे। कैसे मारेंगे आप?
तो कर्नाटक में एक बार फिर से टीपू सुल्तान और हनुमान जी की एंट्री हो चुकी है चुनाव में। इस साल विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए इस तरह के बयान और आ सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस पर बीजेपी कोई एक्शन ले, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है इससे पहले भी टीपू सुल्तान को लेकर विवादित बयान दिए गए। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि ये रूलिंग पार्टी की नाकामी है। आपको ये बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी और ये कहा था कि संविधान में बदलाव से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जिनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं और अपने प्रवचनों में वो हिंदू राष्ट्र की बात लगातार कर रहे हैं और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि अब ये मदनी को भी समझ में आ गया है कि वो सनातनी है और उसके बाद से आप देखिए एक कदम आगे बढ़कर ये बयानबाजी की जा रही है। अब ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमने कोई संविधान के खिलाफ बात बोली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? क्या आप गांधी की, सरदार पटेल की, नेहरू की, मौलाना आजाद की, जौहर बहादुरान की और सन 57 की जंग आजादी में जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको सबको मिटा देंगे क्या आप? और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से दोहराई है। बागेश्वर धाम में आप पर्ची वाला चमत्कार देख सकते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर AIMIM प्रमुख ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्या आप संविधान को खत्म कर देंगे? तो अब किस तरह से ओवैसी भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं और सीधा सरकार से सवाल किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि संविधान को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती थी तो क्या वो सबको समानता का अधिकार नहीं देता? AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि ये रूलिंग पार्टी की नाकामी है। हिंदू राष्ट्र को लेकर घमासान हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इस घमासान को लेकर अब ओवैसी का नया बयान सामने आया है। ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कहा कि ये खुली नाकामी है जो रूलिंग पार्टी है। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बताइए आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? ओवैसी ने कहा कि भारत की आजादी में खून पसीना बहाने वालों को खत्म किया जा रहा है। जो लोग भारत की आजादी में, जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। और आगे बढ़ते हैं। जी न्यूज के खुलासे के बाद चेतन शर्मा के साथ BCCI किस तरह का बर्ताव करेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। हालांकि चेतन शर्मा पर अब तक BCCI ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि चेतन शर्मा को अपना बचाव करने का मौका मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है। हालांकि किसी भी तरह का अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है BCCI की तरफ से, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है कि जी न्यूज के इस बड़े खुलासे के बाद से चेतन शर्मा को उनका पक्ष रखने का मौका मिल सकता है। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि BCCI की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। इन सबके बीच चेतन शर्मा पर कार्रवाई कब होगी, ये कई सवाल उठते हैं। और क्या सिलेक्शन की अगली बैठक में शामिल होंगे चेतन शर्मा? क्योंकि जिन बड़े खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने बात कही है, क्या वो उनके साथ टेबल शेयर करेंगे? बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये कि तीसरे चौथे टेस्ट सिलेक्शन में चेतन की एंट्री क्या अब मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह के बड़े खुलासे जी न्यूज के कैमरे पर चेतन शर्मा ने किए हैं, उसके बाद तो उनके अपनी अथॉरिटी पर सवाल उठ रहे हैं, उनके अपने पद पर रहने ना रहने पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल तो ये भी है कि BCCI की तरफ से एक्शन क्या लिया जाता है? क्या भी BCCI की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट तब आएगा जब चेतन शर्मा अपना पक्ष रख देंगे? क्या तभी BCCI ये बताएगा कि उसने किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ लिया है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं।
ऑपरेशन गेम ओवर, जिसमें चेतन शर्मा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो जी न्यूज के गेम ओवर खुलासे के बाद चेतन शर्मा पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है और इस मामले में बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता से जवाब मांगा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। फर्जी फिटनेस सहित क्रिकेट जगत में कई सनसनीखेज खुलासे के बाद चेतन शर्मा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। बीसीसीआई इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तमाम आरोपों पर बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से बात कर उनसे जवाब मांगा है। सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई चेतन शर्मा को अगली चयन समिति की बैठक में शामिल होने की इजाजत देता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान होना है। मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा पर कोई फैसला लेने से पहले बीसीसीआई उन्हें अपना पक्ष रखने का एक मौका दे सकता है। माना जा रहा है कि चेतन का स्टिंग ऑपरेशन में फंसना बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी को रास नहीं आया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में मौजूद एक बीसीसीआई अधिकारी के मुताबिक कोई भी सीनियर भारतीय खिलाड़ी चेतन शर्मा से बात नहीं करता। उन्हें कभी राहुल द्रविड़, विराट कोहली और रोहित शर्मा को ट्रेनिंग कैंप में सार्वजनिक तौर पर चेतन शर्मा से बात करते नहीं देखा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब तक यही माना जाता था कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में है, लेकिन असम सरकार ने मंगलवार को एक विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में दावा किया गया कि देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर कामरूप के डाकिनी पहाड़ पर स्थित है। विज्ञापन में शिव पुराण का जिक्र करते हुए भीमा शंकर की कथा भी बताई गई। विज्ञापन में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की तस्वीर भी लगी हुई है और साथ ही महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों को आने की अपील की गई है। असम सरकार के इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की सियासत में उबाल ला दिया है। एनसीपी ने असम सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है और इसे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया है। तो एक बार फिर अब एक धार्मिक स्थान को लेकर के दो राज्यों के बीच विवाद। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर दावा असम ने भी ठोका है, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान शुरू हो चुका है। देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। दरअसल असम सरकार ने 14 फरवरी को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर असम आने की अपील की गई। विज्ञापन में लिखा है कि असम के कामरूप में डाकिनी हिल्स में देश का छठा ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस विज्ञापन में शिव पुराण का जिक्र करते हुए भीमा शंकर की कथा भी बताई गई। शिवरात्रि के लिए असम सरकार के इस विज्ञापन पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता भड़क गए हैं। उनका कहना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में छठवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के भीमा शंकर में स्थित है। इसे लेकर एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर भगवान को छीनने का आरोप लगाया। आपले श्रद्धास्थान इथे लाखो भाविक महाशिवरात्रीच्या रात्री किंवा सकाळी दर्शनाला जातात, हा श्रद्धेचा भाग आहे। ती श्रद्धा सुद्धा महाराष्ट्रात काढून घेऊन ती आसामला जाण्याचा प्रयत्न। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, महाराष्ट्र की सियासत में बवाल और विपक्ष को एक हथियार मिल गया है बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का। देखिए, आज तक यही माना जाता रहा है कि भीमा शंकर जो पुणे के में मौजूद है, वो ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में मौजूद है, उनमें से छठे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमा शंकर पुणे में मौजूद है, महाराष्ट्र में मौजूद है। हर साल, सिर्फ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ पुणे या मुंबई, पूरे भारत से आने वाले जो लोग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, उनमें से एक वो पुणे जाकर भीमा शंकर पर जाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। उनकी अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब भीमा शंकर के होने को लेकर ही अब विवाद पैदा हो गया है। और दो ऐसे राज्य जहां पर इस वक्त बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सत्ता है। असम में इस वक्त जो पहली बार जो 14 फरवरी को जो ऐड निकाला, और चूंकि 18 फरवरी को शिवरात्रि है और लोगों से अपील करी है, उसमें बकायदा वर्णन किया गया है कि इसका ऐतिहासिक वर्णन है और उसकी ऐतिहासिकता को बताते हुए उस क्लेम इस तरह का किया गया कि भीमा शंकर है वो असम में गुवाहाटी जो एयरपोर्ट है वहां से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जो डकिनी हिल्स है उस इलाके पर मौजूद है। और ये पहली बार था। और इसी के बाद जो महाराष्ट्र है उसमें विपक्ष जो है वो बहुत अग्रसर आक्रामक हो गया है। ठीक है, धार्मिक स्वरूपों को लेकर के और साथ साथ धार्मिक मामलों के साथ साथ इसमें पर्यटन भी जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जुड़ा होता है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर चंदन जाता कहां तक है अब ये देखना होगा, क्योंकि लोगों की आस्था जैसे आपने कहा सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है।